नमस्कार, मैं आशीष सकरवार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें आप पढ़ेंगे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जो अलग अलग स्टेट में होती हैं और बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया और अलग अलग स्टेट में होने वाले सभी एग्जाम के बारे में। ठीक है, इसमें आपके रेगुलरिटी क्लासेस रहेंगी और इसमें हर एक एग्जाम के बारे में आपको कैसे एग्जाम होता है, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या टॉपिक होते हैं, हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक एग्जाम के बारे में बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा। इसमें आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा हमारा जिल प्रहरी एमपी मध्य प्रदेश में जिल प्रहरी की एग्जाम होने वाले हैं। पहले भी होने वाले थे लेकिन पोस्टपोन्ड हुए और अभी 11 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक ये कंटिन्यू रहेंगे। तो हम इसमें आपके पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और अपने नेक्स्ट क्लासेस की टेस्ट सीरीज भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं जिल प्रहरी स्पेशल में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी। इसमें और एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपके जो जितने भी ऑनलाइन जो होता है, जिसमें आपका यूट्यूब चैनल भी है, आपका टेलीग्राम भी है, फेसबुक है, ट्विटर है, सॉरी जो इंस्टाग्राम है, इन सभी पर जिसमें भी आप जुड़े हुए हैं या अपना जुड़ना चाहते हैं, इन सभी पर आपको हर एक सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। जो भी अभी हमने पढ़ाया या जो भी आपके क्वेश्चन प्रीवियस सॉल्व हुए हैं या जिस जिस प्रकार से जो हम अभी आपके पास लेके आए हैं, सभी प्रकार के आपको पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत अच्छा ये आपके लिए रहेगा ताकि आपको हमेशा आपको अपडेशन मिलता रहेगा हर एक चीज़ के लिए। कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, कौन सा अभी होगा, या उसके अपडेशन के लिए जो भी प्रॉब्लम जो भी अभी हम फेस करते हैं कि कहाँ से क्या मिलेगा हमको, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। पहली जो है हमारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जिल प्रहरी का, जिसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं कि वीर प्रसू को जन्म देने वाली माता, वीर प्रसू को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द कौन सा होगा, के लिए एक शब्द कौन सा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसे बहुत सारे अपने एग्जाम देखे होंगे, एक शब्द पूछा जाता है, मतलब इन्हें हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये टॉपिक का नाम होता है। ठीक है, तो एक शब्द है, किसके लिए पूछा गया है, ये पूछा किसके लिए गया है, ये माता के लिए पूछा गया है। ठीक है, ये माता के लिए पूछा गया है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, वीर प्रसू, वीर प्रसव, वीर प्रसून या वीर प्रभु। ये आपके पास 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज की बात करें कि देखिए यहां पे दिया हुआ है ऑप्शन में पहला वीर वीर वीर, मतलब चारों ऑप्शन में वीर दिए हुए हैं। अब बात करते हैं माता के लिए। माता के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग करेंगे यहां पर वीर प्रसू। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में यहां पे क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता, तो ये माता के लिए शब्द आता है वीर प्रसू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, विलोम शब्द से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये देखिए सही विलोम शब्द है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है सही विलोम शब्द। आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपको बताना है। शब्द कौन सा है, वो शब्द है आपका ओछा। ओछा का मतलब क्या होता है, मतलब इसका होता है कि निम्न स्तर पर, चाहे वो बात हो या कोई व्यक्ति हो या कोई भी बात हो। ठीक है, तो ओछा का मतलब होता है निम्न स्तर। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है तुच्छ। क्या हम इस पर टिक करेंगे, तुच्छ की अब हम बात करें, तुच्छ का मतलब ही होता है निम्न। ठीक है, कैसी तुच्छ बातें हो गई हैं, ठीक है, कैसा तुच्छ प्राणी है, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हीन स्तर, निम्न स्तर, बिल्कुल नीचता। ये नीचता शब्द भी आपको इसी के समान दिखेगा, समान अर्थ है इसका। नीचता का मतलब वही होता है नीच व्यक्ति, नीचता या हीन व्यक्ति, सब इसमें आते हैं। लघुता और गंभीर ये थोड़े अलग वर्ड हैं, लेकिन लघुता का मतलब भी यहां पर यही होता है। लघु मतलब होता है छोटा, तो कहीं ना कहीं अर्थ जो है वो लघुता शब्द भी ओछे के लिए ही काम कर रहा है। तो चौथा आपका जो ऑप्शन है गंभीर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। गंभीर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बातों को सोच विचार के आपके सामने प्रस्तुत करता है, और ऐसा व्यक्ति जो सोच विचार के आप सामने प्रस्तुत करता है वो कभी भी ओछा, तुच्छ या हीन व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, तो ये सब आंसर बहुत इंपॉर्टेंट था। ओछा व्यक्ति तो या ओछा जो शब्द है, इसका जो आंसर है वो आंसर क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा आपका गंभीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट संधि से। तो संधि से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संवाद शब्द में संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो संधि जो है, संधि विच्छेद, यहां पर एक क्वेश्चन संधि से भी आता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा क्वेश्चन हो कि संधि से क्वेश्चन आए, कभी कभी संधि से नहीं भी आता, लेकिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
मैं आगे जो क्लासेस आपकी रहेंगी नेक्स्ट क्लासेस पर आपको हर एक टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक की तरीके से आपको हर एक जो पीडीएफ है वो भी आपको सेंड की जाएगी अपने जो हमारे जो चैनल है यूट्यूब पे या टेलीग्राम पर या फेसबुक पर और आप इंस्टा पर, ठीक है। फिलहाल तो हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से। वर्णमाला बिल्कुल छोटा टॉपिक है लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वर्णमाला पढ़ा तो वर्णमाला से संबंधित आपकी संधि भी होती है और काफी चीजें होती हैं, ठीक है। हर एक छोटी छोटी बात मैं आपको सिखाऊंगा और उसकी ट्रिक क्या हो सकती है, क्योंकि संधि में जनरली लोगों को काफी प्रॉब्लम आती है। हाँ, जो लोगों ने पढ़ लिया वो बात अलग है, लेकिन संधि में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। शब्द समझ में नहीं आते कि किसको क्या शब्द में इसका क्या आंसर दें, कौन सी स्वर है, क्या व्यंजन है या विसर्ग है या स्वर में बहुत सारे आपके 5 तरीके के आपके स्वर होते हैं, है ना। तो कौन सा क्या रहेगा, ये प्रॉब्लम जो आती है उसके लिए मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको समझाऊंगा कि आप चुटकियों में उसका आंसर देंगे। मतलब केवल आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन किस आंसर से रिलेटेड है आप तुरंत उसको समझ पाएंगे। तो हम आगे बात करते हैं संधि विच्छेद से। तो इसमें देखेंगे संधि विच्छेद में क्वेश्चन 1 है, सॉरी इसका ऑप्शन 1 है सम प्लस वाद, सेकंड ऑप्शन है शम प्लस वाद, तीसरा ऑप्शन है सम प्लस वाद और चौथा ऑप्शन है साम प्लस वाद। तो देखिए संवाद शब्द जो है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि संवाद शब्द किस संधि में आता है। तो आपके ऑप्शन है स्वर, ठीक है, ये आपको बताना है अभी, स्वर, व्यंजन और एक आता है आपका विसर्ग। 3 होती हैं संधियां यहाँ पर, ठीक है। एक अलग से हिंदी संधि भी होती है, वो अलग बात है, जब हम पढ़ेंगे उसको मैं आपको पूरा तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल संवाद शब्द की देखें तो हमें बिल्कुल सही पता है, आपने आंसर भी सही दिए हैं कि संवाद जो शब्द होता है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। क्यों आता है ये ट्रिक समझिए। हालांकि ये एक माँ का नियम होता है, एक माँ का नियम होता है, उस माँ के नियम के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि जब भी आपको ये शब्द दिया हो, सा पर अंकी बिंदी आ रही हो और वहीं से शब्द टूटे, मतलब सा पर अंकी बिंदी हो और वहीं से शब्द टूट गया, देखिए वाद अलग हो रहा है, वाद अलग हो रहा है, ये देखिए। इसका मतलब है कि जो शब्द टूटा है वो कहां से टूटा है, वो सा पर अंकी बिंदी से टूटा हुआ है। तो ऐसे जितने भी होते हैं ये कहलाते हैं व्यंजन संधि। अब देखिए शब्द जब व्यंजन संधि का है तो आंसर भी आपको पता है कि इसमें कहीं ना कहीं व्यंजन संधि में एक किसी भी शब्द के नीचे, जैसे आपको शब्द दिया ना माँ, किसी भी शब्द के नीचे ऐसा एक लग के आता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम हलंत। क्योंकि ये व्यंजन संधि है तो हलंत का प्रयोग तो होता ही है। तो आंसर देखिए चारों आंसर में केवल एक शब्द ऐसा है या एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हलंत का प्रयोग हो रहा है, वो ये रहा, ठीक है। तो मां के नीचे हलंत है तो सम प्लस वाद होता है संवाद। तो ये आपका मां से संबंधित आपका ये नियम था जिसके आंसर आपके पास है, ठीक है। संधि में आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, पहले समझाऊंगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, उसके एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही समझाऊंगा और एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको उसके जो पूरी परिभाषाएं होती हैं, किस नियम के अंतर्गत कौन सी परिभाषा उसके अंतर्गत आती है, किस नियम से कौन सा शब्द बना है या टूटेगा, उससे पहले ही मैं आपको उसकी ट्रिकें समझा दूंगा ताकि आपको नियम बहुत जल्दी समझ में आएगा। नियम तो भूल जाते हैं लेकिन ट्रिक आप हमेशा ध्यान रखेंगे, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट आप पढ़ते हैं श्रृंगार। श्रृंगार शब्द का शुद्ध रूप बताना है आपको। शुद्ध रूप का मतलब होता है बिल्कुल सही तरीके से आप श्रृंगार शब्द को कैसे लिखते हैं। जनरली हम लोग जो देखा है ऐसा करते हैं एक श्रृंगार जनरली हम यूज करते हैं ऐसा, लेकिन देखिएगा एक्चुअली है क्या है, ये है कि श्रृंगार पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन ये लिखा हुआ है, चौथा आपको ये लिखा हुआ है, सभी लगभग श्रृंगार ही लिखे हुए हैं। लेकिन शुद्ध रूप कौन सा है ये मैं अगर आपके सामने बताएं तो देखिए थोड़ा पढ़िए इसको। अंकी बिंदी है, हम पढ़ भी रहे हैं श्रृंगार, श्रृंग कहीं ना कहीं ना का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक है, उच्चारण हो रहा है ना का। तो यहां पर अंकी बिंदी तो है ही नहीं, जब अंकी बिंदी नहीं है ऑप्शन हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। श्रृंगार शब्द देखिए यहां पर भी अंकी बिंदी नहीं है, जब अंकी बिंदी ही नहीं है तो श्रृंगार हम शब्द कैसे इसको सही माने। तो आपका ये सेकंड और आपका ये थर्ड आपका हो गया रॉन्ग। अब बचा आपका पहला और चौथा आंसर। देखिएगा यहां पर जब भी बात करते हैं श्रृंगार नहीं बोलते हैं, श्रृंगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंगार। किसी भी शब्द में मान लीजिए आपका एक शब्द है, एक ऐसा आता है और एक ऐसा आता है, ठीक है, ये दोनों रा हैं, ठीक है, पदेन में लगते हैं, मतलब पद के नीचे लगते हैं, किसी भी शब्द के किसी वर्ण के नीचे लगते हैं। तो ये इसे बोलते हैं क्रा, रा का प्रयोग होता है, रा क्रा क्रा, और इसे बोलते हैं क्री, ठीक है। आपने नाम सुना होगा और
महाभारत में एक कृपाचार्य, तो उन्हें क्रा नहीं पढ़ते, उन्हें कृपाचार्य पढ़ते हैं, कृपा। और आपने शब्द भी सुना होगा कृपा करना, तो ये कृपा नहीं है, क्री मतलब री का प्रयोग होता है, कृपा। अब आते हैं यहां पर शब्द में, श्रृंगार में देखें, आप श्रृंगार ना पढ़ें। अगर आपने श्रृंगार पढ़ा है तो आप ऑप्शन ये लगाएंगे, श्रृंगार पढ़ा है तो सही शब्द क्या होता है, श्रृंगार। श्रृंगार कहीं ना कहीं री का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, री का उच्चारण हो रहा है, और री का उच्चारण हो रहा है मतलब ये जो है, जो सी जैसी जो मात्रा होती है नीचे, उसे पढ़ते हैं री। तो ये आंसर क्या रहेगा आपका, श्रृंगार। सॉरी, ये जो आंसर पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है, श्रृंगार बिल्कुल सही इसका आंसर था। ठीक है, तो हर एक शब्द का अपना महत्व है, हर एक मात्रा का अपना महत्व है। आप जैसा पढ़ेंगे वैसा ही आप उसका उच्चारण भी करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं थोड़ा सा बताता हूं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, आप जनरली उसका आंसर, बहुत से लोग जिनको पता है तो वो उस आंसर भी सही देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, अब काफी बच्चे आशीर्वाद में जो रा लगाते हैं या तो लगाते हैं यहां पर, ठीक है, और काफी बार आशीर्वाद में अगर हम देखें तो रा जो लगाते हैं वो दा के ऊपर भी लगा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, आपको पता है, आपने एग्जाम देते हैं, समझ में आता है। तो सही शब्द कौन सा होता है, मैं आपको बता दूं, जब भी किसी रा का प्रयोग करते हैं, अगर ऊपर कर रहे हैं तो हमेशा शब्द से पहले पढ़ते हैं, मतलब जिस शब्द के या जिस वर्ण के ऊपर रा होता है, जिस वर्ण के यहां पर शा के ऊपर रा है, तो रा को पहले पढ़ेंगे शा की अपेक्षा। तो आ र शीवाद, हम क्या पढ़ रहे हैं, आरशीवाद, है ना। तो ये शब्द क्या होता है, गलत। जो लोग ये या जो भी बच्चे हैं इसका प्रयोग करते हैं, आशीर्वाद इस प्रकार से लिखते हैं फर्स्ट वाला, तो वो क्या होता है, गलत। सही शब्द क्या है, आशीर्वाद। ठीक है, आ शी, ऊपर फिर रा पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे वा पढ़ेंगे, आशीर्वाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आते हैं जनरली पूछे जाते हैं, आपको मैं बताता जाऊंगा। फिलहाल तो पहला आपका आंसर सही निकला, श्रृंगार। नेक्स्ट अगर हम देखें तो माननीय, यहां पर शब्द लिखा है माननीय का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। यह शुद्ध रूप की बात की जा रही है फिर से यहां पर, जैसा आपको श्रृंगार दिया था। तो एक शब्द है माननीय, मैं एक शब्द आपको खुद भी दूंगा। ठीक है, तो माननीय में देखें, ऑप्शन है माननीय, सेकंड ऑप्शन है माननीय, थर्ड है माननीय, और चौथा ऑप्शन है आपका माननीय। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, एक ही ऑप्शन शुद्ध है। आपको पता है माननीय कैसे लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप देखते हैं मान, मान सम्मान की बात करते हैं, और मान के साथ क्या लगाएंगे, नीय, तो ये बिल्कुल सही शब्द है माननीय। आपने देखा है पहला ही ऑप्शन, आई थिंक, हाँ जी, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है माननीय, यही शब्द बिल्कुल सही है। माननीय शब्द क्या खुद अपने आप में कैसा होता है, गलत। चलिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन और आता है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शब्द है आपका पूजनीय, और इसी में एक शब्द आता है पूज्यनीय। जनरली आपने देखा होगा, काफी बार देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, या जो काफी किताबें आती हैं लगभग उसमें भी ये शब्द का प्रयोग बहुत होता है, पूजनीय। इस शब्द का प्रयोग बहुत होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं पूजनीय शब्द अपने आप में गलत होता है। ठीक है, हाँ, ये शब्द जरूर सही है, पूज्य, पूज्य ये शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन पूजनीय शब्द गलत होता है। यहां पर सही शब्द होता है पूजनीय। ठीक है, पिताजी माताजी का प्रयोग, जब सही पिताजी माताजी के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, अपने बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं, गुरुओं के लिए प्रयोग करते हैं, पूजनीय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये पूजनीय शब्द यहाँ पर गलत होता है। तो ये कुछ शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आशीर्वाद और ये पूजनीय, काफी बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो चिड़ीमार शब्द का समासिक विग्रह क्या होगा, ये अब देखिएगा, जब हम पढ़ रहे थे संधि तो उसमें था संधि विच्छेद, तोड़ना। अब हम पूछ रहे हैं यहाँ पे समास, तो समास के साथ क्या होता है, विग्रह। ठीक है, शब्द का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समास विग्रह पूछा है, चिड़ीमार शब्द का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। चिड़ीमार, तो सिंपल सी बात, चिड़ी मतलब होता है चिड़िया, मार मतलब मारना, तो जो चिड़ियों को मारता है, सिंपल सी बात होगी। तो यहाँ पे बेवकूफ तो यहाँ पे प्रयोग होगा नहीं, बेवकूफ मतलब होता है, समझ में आ गया होगा आपको, काफी बार आपको प्रोनाउंसिएशन मिलता होगा माता पिता के द्वारा या टीचर्स के द्वारा। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं कि चिड़ियों को पालने वाला। देखिए शब्द में क्या लगा हुआ है, पालने वाला, और हम बात किसकी कर रहे हैं, मारने।
तो मारना और पालना दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं, तो यहां पर ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। फिर आता है चिड़ियों को मारने वाला, देखिए चिड़ी मतलब चिड़िया और मार मतलब मारने वाला, और नेक्स्ट है आपका चिड़ियों को खाने वाला। तो यहाँ पे शब्द खाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, इसका मतलब ये आपको क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन एक ही है आपको, थर्ड ऑप्शन चिड़ियों को मारने वाला। और इसमें क्वेश्चन और आता है कि चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास है। चिड़ीमार शब्द में समास का नाम बताइएगा, तो आपको ये कमेंट करना है चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास है। आपके पास 6 ऑप्शन हैं, जिसमें अगर अव्ययी भाव है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत अगर आपको लगता है तत्पुरुष समास है तो उसके अंतर्गत आपके 6 ऑप्शन और रहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। उसमें स्पेशल लिखिएगा कि अगर तत्पुरुष लगा रहे हैं तो कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, ठीक है, कर्मधारय और बहुब्री, इनमें से कौन सा है ये आपको आपके कमेंट में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 7, अंधे को 2 आंख मिलना। अंधे को 2 आंख मिलना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्प में से कौन सा होगा। मतलब आपको सबसे पहले बता ही दिया गया ये मुहावरा है। अब पहली बात तो ये मुहावरा है क्यों, ठीक है, मुहावरा क्यों है, लोकोक्ति क्यों नहीं है, ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल जब भी हम आगे पढ़ेंगे मुहावरा और लोकोक्तियों के बारे में, तब मैं आपको और ब्रीफ मतलब बहुत डीपली तरीके से आपको समझाऊंगा कब मुहावरा होता है, कब उसे लोकोक्ति कहते हैं और उसे कैसे उसके आंसर निकाले जाते हैं। चुटकियों में आंसर होते हैं इसके, चुटकियों में आंसर, ऐसा कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता कि हम इसको याद कर लें, तो ऐसे लाखों एग्जांपल होते हैं, कब तक आप उसको याद रखेंगे। तो उससे सबसे पहले क्या रहेगा, आपको चुटकियों में आंसर के लिए आपको जब ये क्लास रहेगी आपको उसमें प्रेजेंट होना है और उसके आंसर समझने हैं। फिलहाल तो आपको अर्थ की बात कर रहे हैं, निम्न से कौन सा होगा, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन लिखा है योग्यता ना होने पर भी सफल होना, ठीक है। सेकंड है अत्याचार होना, थर्ड है मनोकामना पूर्ण होना और चौथा है बुद्धि नष्ट होना। अब देखिए निकालते कैसे आंसर। सबसे पहले मुहावरा क्यों, मैंने अभी क्वेश्चन किया मुहावरा क्यों है, क्योंकि जनरली क्या होता है जितने भी सेंटेंस हैं तो उनके अंत में ना शब्द का प्रयोग होता है। जितने भी शब्द हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं लगभग उसमें ना शब्द का प्रयोग होता है। मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि होना ही चाहिए, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन ना शब्द का प्रयोग उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका कि इसमें आपके शरीर के अंगों का प्रयोग किया जाता है। लाइन जो आपकी लाइन लिखी है, पंक्ति लिखी है, उसमें शरीर के अंगों का प्रयोग और ना शब्द का प्रयोग अंत में किया जाता है, तो वहां पे मुहावरा कहलाता है। ये एक इसका एक नियम होता है, उस नियम के अंतर्गत मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं कैसे होगा इसका आंसर। सिंपल सी बात है, आप इसी को समझें। अंधा है और अंधे को क्या मिल गई, 2 आंख। एक ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, आंखें चाहिए देखने के लिए। भाव समझिए, शब्दों पे मत जाइएगा, शब्द तो कुछ भी हो सकते हैं, भाव पे जाना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे देखने के चाहिए आंखें, तो क्या योग्यता ना होने पर भी सफल होना, ये कोई बात हो गई। योग्यता ना होने पर भी सफल होना, ये यहां पर अंधे के लिए थोड़ा बात करेंगे। भाई ठीक है, अभी इसके पास नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो योग्यता उसका नहीं रखता था। कोई भी व्यक्ति जिसे जो देखने में असमर्थ है, जो नहीं देख सकता है, क्या उसकी योग्यता नहीं है, हो सकती है अगर वो चीज मिल जाए तो, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया आंसर। अब आते हैं अत्याचार होना, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। एक अंधे को आंखें मिल रही हैं तो उस पर अत्याचार थोड़ी ना होगा, वो तो उसके लिए बहुत अच्छी बात हो गई। ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है मनोकामना पूर्ण होना। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आप अंधे का चाहे 2 आंखें, ऐसा बोलते हैं। अगर आप घर में देखें बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या बोलते हैं, जब कोई चीज आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है या आप चाहते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो क्या बोलते हैं, अरे अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, ठीक है। तो वो बात होती है यहाँ पे। तो मनोकामना पूर्ण होना, जब आप किसी चीज की विश करते हैं और विश पूरी होने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अंधे को 2 आंख मिलना मतलब होता है आपकी मनोकामना पूर्ण होना। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही था। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम समझेंगे आगे जब हम मुहावरा या लोकोक्ति का चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ईश्वर दत्त, ये क्वेश्चन है, ये शब्द है ईश्वर दत्त का समासित विग्रह। इसी क्वेश्चन में अभी सेकंड समास के संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो ईश्वर दत्त, देखिए ईश्वर का मतलब होता है, आप समझ में आ गया होगा, ईश्वर मतलब भगवान, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप समझते हैं। और एक होता है शब्द दत्त। अगर आपको इस शब्द का मतलब पता है तो आपका सिंपल सा आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक नाम, ईश्वर दत्त कोई एक नाम नहीं होता, दत्त का मतलब होता है प्रदान करना या देना, ठीक है। तो ये आंसर जो आपको देख रहे हैं एक नाम, तो ये आंसर बिल्कुल क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सेकंड है ईश्वर द्वारा किया हुआ। देखिए ईश्वर द्वारा किया हुआ नहीं होता है, ईश्वर द्वारा दिया। दत्त मतलब होता है देना, करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका हुआ रॉन्ग। ईश्वर द्वारा लिया हुआ, ये भी आपका क्या हुआ, रॉन्ग। वो लेने की बात तो कहीं नहीं रहा, वो तो बात कर रहा है देने की। तो चौथा ऑप्शन जो है वो इसमें भी शायद इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है, शायद है नीचे है, वो इसमें छुप गया होगा, कोई बात नहीं।
तो कोई बात नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन था वो था ईश्वर द्वारा दिया हुआ। क्या था ऑप्शन? ईश्वर द्वारा दिया हुआ। तो ये आपका आंसर, जो चौथा आंसर था वो आपका सही था। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसमें हम संशय के लिए संधि विच्छेद, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, संधि विच्छेद से सेकंड क्वेश्चन है संशय। मैंने अभी आपको बताया था, एक क्वेश्चन था इससे पहले संवाद, बस वही है। यहां पे संशय है वहां, और वहां पर संवाद था। मैंने क्या बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन जहां पर सा पर अंक की बिंदी लगी हो, सा पर अंक की बिंदी लगी हो, और वो शब्द वहीं से टूट रहा हो, शब्द भी वहीं से टूट रहा है। देखिए क्या टूट रहा है, वाद अलग हो रहा है, संग अलग हो रहा है, ऐसी है ना। वैसे ही यहां पर देखिएगा, सा पर अंक की बिंदी लगी है और शय अलग हो रहा है, ठीक है, संशय संशय, तो संग अलग पढ़ रहे हैं, शय अलग जा रहा है। तो देखिएगा यहां पे क्या होगा, संशय में देखिए सम, यहां पर ये देखिए ये हलंत लगा हुआ है, ये भी सही है। यहां पे हलंत नहीं लगा है, इस कारण से ये क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। थर्ड में देखें तो यहां पे हलंत लगा हुआ, ये सही है, और यहां भी लगा हुआ है, ये भी सही है। मतलब इसमें एक तो क्लियर है कि सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सेकंड साइड, ये शाह क्या दिया है, तालु शाह दिया है। तालु मतलब जो तालु से उच्चारण होने वाला, शिटी वाला सा जिसे हम बोलते हैं। तो यहां पे ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पे सा ये दिया हुआ है, ठीक है। यहां देखें तो ये सही है, और यहां देखें तो ये भी गलत होगा, रॉन्ग। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें संशय में यहां पर मां के नीचे हलन दिया हुआ है और बगल में उसके तालु वाला शाह दिया हुआ, तो आंसर बिल्कुल सही है। संधि का नाम जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, संवाद में संधि क्या थी, व्यंजन संधि थी। मां का ये स्पेशल नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं मां के, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बहुत छोटी छोटी आपको ट्रिकें समझाऊंगा जब हम संधि की बात करेंगे। एक झटके में, मतलब कह सकते हैं एक सेकंड में आपको आंसर उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका आन प्रत्यय से बना शब्द। प्रत्यय, सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यय शब्द क्या होता है और इससे बना शब्द कौन सा है। प्रत्यय ऐसे शब्द जो किसी के पीछे, मतलब किसी नाम या किसी शब्द के पीछे जो शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृत प्रत्यय होते हैं, ठीक है। अलग अलग इसके बारे में बात करेंगे जब हम इसको समझेंगे क्लासेस में। बात करते हैं आन। अगर मैं इसको शब्द को तोड़ूं, आनंद, तो आनंद में हमें 2 शब्द चाहिए। एक तो चाहिए हमको आन मिल जाए, मतलब पीछे हमेशा क्या मिले, आन मिले। आप इसमें से किसी भी शब्द को तोड़ेंगे, पीछे क्या मिलेगा आपको, आन, और आगे आपको एक शब्द और मिलेगा, ठीक है। वो शब्द कोई भी हो सकता है। क्या आनंद में आपको आन शब्द लग रहा है कि आनंद, इसमें आन तो कहीं आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं उड़ान में, आते हैं देखते हैं। उड़, उड़ प्लस आन, ये सिंपल सी बात करें, दिए गए शब्द में आप तू का प्रयोग करें, तू का, तू उड़, तू उड़, तो क्या हो गया, क्या हो गया, इससे आपकी क्रिया बाहर आ गई, ठीक है। और आन में ये देखिए बड़ा आ का यहां पे मात्रा है और ना पीछे आ गया, तो उड़ प्लस आन, ये सही है। आन बान, लेकिन यहां दिक्कत ये है कि ये पूछा क्या गया था प्रत्यय के रूप में, और यहां पे दिया क्या है, एक उपसर्ग के रूप में, या कह सकते हैं शब्द के रूप में यहां पे दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉरी इसका जो ऑप्शन है वो क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4th ऑप्शन, आना। अब आना शब्द में आन शब्द तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आन के लिए आपको यहाँ पे छोटा आ तो आएगा नहीं, ठीक है, या बड़ा आ तो आएगा नहीं। तो और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शब्द में ना बड़ा दिया हुआ है, और हमें ना कैसा चाहिए, हमें ना चाहिए छोटा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि उड़ान शब्द इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं ओजस्वी शब्द का सही विलोम। देखिए विलोम से सेकंड क्वेश्चन आया, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक चैप्टर से। तो ओजस्वी का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझें। ओजस्वी मतलब होता है एक अंदर का ओज, ओज मतलब कह सकते हैं एक ओज का अर्थ होता है कि कहते ना कि उसके चेहरे पे बड़ा चमक हो रही है। जब उसे चमक होती है उसके चेहरे पर या उसके व्यक्तित्व में जब चमक होने लगती है तो उसे बोलते हैं ओजस्वी व्यक्ति बोलते हैं। और इसका पूछा है विलोम शब्द, तो ओज तो ठीक है, लेकिन हीन शब्द में ये मात्रा का अर्थ गलत लगा हुआ है, ये मात्राएं आपकी इसमें गलत लग के आई है, इसलिए ये जो ऑप्शन है आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड है, सेकंड ऑप्शन देखें औजहीन, क्या लिखा है, ओज नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है औजहीन, और औज शब्द नहीं है यहाँ पे क्या लिखा है, ओ की मात्रा, यहाँ क्या दी हुई है 2 मात्रा, इसलिए ये क्या हुआ आपका रॉन्ग हो गया। तीसरा अगर हम देखें तो क्या लिखा है ओजाहीन, ओजा तो कोई शब्द ही नहीं है यहाँ पे, ये सही है, लेकिन हमें जा बड़ा लिखा हुआ, ये क्यों लिख के आता भाई, ऐसा क्यों लिखा है, इसलिए लिखा हुआ है ताकि जब आपके पास प्रेशर होता है समय के लिए कि भाई समय ना मेरा निकल जाए, तो आप बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, और ये तो लिखा तो है ओजहीन, ऐसा है नहीं,
वो जल्दी जल्दी में आप ऐसा कर लेते हैं, ओज ओज का जो ओजा है उसको आप ओज पढ़ लेते हैं और आपका आंसर यही रॉन्ग होता है। आता हुआ क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं या आता हुआ क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है, तब ये होता है आपके पीछे हटने का समय। क्योंकि जनरली कट ऑफ वही होता है, कट ऑफ वहीं जाता है, थोड़ा सा ऊपर से होता है, लेकिन जो कहता ना कि मैं एक नंबर से रह गया, वो एक नंबर ये ही होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जहां से आप रह जाते हो, आपने आता हुआ क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है। तो हर एक शब्द को थोड़ा गौर से पढ़िए, मात्राओं पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ओजहीन। ओजस्वी का क्या होगा? ओजहीन। जिसके पास वो तेज चमक नहीं है उसे बोलते हैं ओजहीन। नेक्स्ट है शाक सब्जी खाने वाला। साग सब्जी खाने वाला के लिए शब्द बताएं। एक शब्द अभी क्वेश्चन आया था, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए था, अब यहाँ पे खाने वाले के लिए है। सिंपल सी है, साग सब्जी जो खाते हैं हर्बीवोरस, ये कह सकते हैं इनको कि शाकाहारी होते हैं। बस आपको उसमें देखना क्या है कि वो शाकाहारी शब्द कहाँ लगा हुआ है। इसमें मात्राओं की गड़बड़ी आपके सामने आएगी। चलिए देखते हैं। शक आहार, शक आहार नहीं है, उसके खाने वाले के लिए, मतलब एक व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर शक आहार वो शब्द है जो किसी सब्जी के लिए बात करें, है ना, व्यक्ति के लिए बात नहीं आ रही यहाँ पे, तो ये हुआ रॉन्ग। शाकी, शाकी कोई शब्द नहीं है यहाँ पे, रॉन्ग हो गया। सब्जहार ये गलत शब्द हो गया। और आप बताते हैं शाकाहार, ये सभी के लिए आता है, सब जनरली होते हैं। दो प्रकार के इंसान, एक शाकाहारी एक मांसाहारी, और तीसरा एक होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी वो सभी जो शाक सब्जी और मांस का प्रयोग जो खाते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वाहारी। शाकाहारी वही जो केवल सब्जियों पर डिपेंड करते हैं, पत्तों पर डिपेंड करते हैं। और मांसाहारी जो केवल मांस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शाकाहारी शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट है दुख के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का, ये शब्द आ गया पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति बताना है। मतलब इसमें दुख शब्द जो है तीन तीन वर्ण दिए हैं, तीन तीन शब्द दिए हैं चारों ऑप्शन में। आपको तीनों को देखना है कि तीनों शब्द इसके दुख के पर्यायवाची हैं। जहां पर तीनों शब्द दुख के पर्यायवाची होंगे वही आंसर इसमें आएगा। आराम से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखने का इसको, है ना। कष्ट, ठीक है। कलश नहीं, कलश शब्द कोई दुख का नहीं होता। क्लेश तो होता है, कलश नहीं होता। इसका मतलब इसके शब्द के कारण क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। सेकंड, कष्ट ठीक है, द्वेष ठीक है, वेदना ठीक है, अभी क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन द्वेष शब्द में आप देखें, द्वेष शब्द दुख के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। द्वेष तो एक कहते ना कि प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, जब वहां होती है कि उससे द्वेष हो रहा है, जलन इसे हम कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं इसको हम, वहां पर बात हो जाती है। तो ये शब्द इसके कारण गलत हो गया। तीसरा है कष्ट, क्लेश और वेदना। कष्ट सही है, क्लेश सही है, और वेदना की बात करें तो बिल्कुल सही है। वेदना, कष्ट या क्लेश ये तीनों ही दुख के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मान सकते हैं, जब तक हम चौथे ऑप्शन पे ना पहुंचे तब तक मान सकते हैं। चौथा है कष्ट, क्लेश और वंदना। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंक की बिंदी है, इस कारण से ये वंदना शब्द गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट कि यहाँ पे कष्ट, क्लेश और वेदना ये तीनों ही जो शब्द हैं वो आपके दुख के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आंसर नंबर 13 का थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दुष्ट के लिए सही पर्यायवाची। देखिए फिर से क्वेश्चन पर्यायवाची से ही आ गया है, और इसमें भी वही तरीका है कि हर एक ऑप्शन में आपको तीन तीन वर्ण दिए गए हैं और तीनों को ही आपको चेक करना है। ऐसा ना हो कि दो चेक किए और उसको उस पर लगा दिया आंसर, ऐसा ना करें, ठीक है। तो दुष्ट के लिए दुर्जन, अधम, नीच, दुर्जन, अधम, नीच, दुर्जन, अधम, नाच, दुर्जन, सुरजन, अधम, नीच, ये चार ऑप्शन थे। फिलहाल दुर्जन ठीक है, दू मतलब होता है बुराई के लिए बात करते हैं। ये शब्द क्या लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा हुआ है अघम। अघम नहीं होता, अधम होता है। अधम मतलब होता है नीच। तो ये अघम शब्द के कारण क्या हो गया, ये एक बात हो गई रॉन्ग। अब आते हैं सेकंड पे, दुर्जन सही है, अधम सही है, नीच सही है। मतलब इसको अभी हम मान सकते हैं, जब तक हम तब तक मानेंगे जब तक ये हम यहीं पर टिके हैं। लेकिन थर्ड ऑप्शन हमें और एक बार चेक करना होगा। थर्ड में देखें दुर्जन सही है, अधम सही है, लेकिन यहाँ पे नाच लिखा हुआ है। नाच शब्द दुष्ट के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। फोर्थ आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सुरजन, और सुरजन होता है वो अच्छे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है नंबर सेकंड, दुर्जन, अधम और नीच, ये तीनों ही आंसर, जो तीनों ही शब्द हैं ये दुष्ट के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर गलतियां कहाँ होती है, आप तो कहते हैं बहुत सिंपल है, लेकिन याद रखिएगा जैसे ही आप एग्जाम में पहुंचते हैं आप इसको भी, जो लिखा हुआ ना अघम, 100% में बात कर रहा हूं, जब टाइम कम होता है ना तो अघम को हम अधम पढ़ जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शब्द की मात्रा जरूर ध्यान रखिएगा। आता हुआ एक क्वेश्चन आपको इतनी जल्दी से गलत नहीं करना है। हाँ, टाइम कम है, तुक्का लगा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन शब्द पता है आपको भाई, शब्द तो एक सेकंड आपका एक नंबर दिला सकता है। तो ध्यान रखिएगा,
चीजों को समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखिएगा 15 अभी उपसर्ग। अभी मैंने आपको प्रत्यय समझाया था, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग की बात करें तो ये आप शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स इनको हम बोलते हैं, ये शब्द के आगे लगते हैं। अभी जो शब्द है ये आगे लगेगा और इसके पीछे बनेगा शब्द। देखिए क्या लिखा हुआ है, अभिराम। अभी अगर आपसे बोलता कि केवल एक सेकंड में आपको बताएं चारों में से कौन सा होगा, 100% आप उसको आंसर दे देते। 100%। क्यों? क्योंकि टाइम कम है और एकदम से पढ़ना है। हम अभिराम को क्या पढ़ जाते, अभिराम पढ़ जाते। ये होता है, ये अभी गलतियां हैं, ये गलतियां ही हमें सुधारनी है, क्योंकि ये एक एक छोटी छोटी गलतियां हमें अपने कट ऑफ से बाहर ले जाती हैं। ठीक है, तो अभिराम नहीं है, शब्द क्या है यहाँ पे, अभिराम है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आबी, और आबी शब्द नहीं, हमें पढ़ना क्या था, अभी। तो ये शब्द क्या हो गया, गलत हो गया। अभिराम, अभिराम ये क्या हो गया, शब्द बिल्कुल सही है। अभी प्लस राम क्या बनेगा, अभी प्लस राम, तो क्या बन गया, अभिराम। ठीक है, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर अर्थ होता है इसका। ठीक है, और अभिराम ये बा है और बा इसमें नहीं आना है, तो ये सही आंसर था अभिराम। अभिराम का अर्थ क्या होता है, सुंदर होता है। नेक्स्ट है सु उपसर्ग। फिर से उपसर्ग से, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय से इसमें तीसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक प्रत्यय से और दो आपके कहां से मिल रहे हैं, उपसर्ग से। सु का मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब क्या होता है, अच्छा, और इसको लेकर हमें आंसर देना है कौन सा है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, तो नहीं और है इसमें कंफ्यूज ना हो, आराम से पढ़े क्वेश्चन। एक सेकंड भले देर हो जाए लेकिन हमें आंसर आना चाहिए पूरा पूरा। सुफल, ठीक है, मान सकते हैं सु प्लस फल, सोफल नहीं, यहाँ ये तो सु आना चाहिए था, ये तो सो दे दिया। अब देखिए सुफल, यहाँ पे छोटा ऊ चाहिए था, इन्होंने बड़ा ऊ दे दिया। और यहाँ पे है सफल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सफल। हमें सफल नहीं चाहिए, हमें सा नहीं चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए था आगे, सु, और सु केवल एक में मिल रहा है, वो है आपका आंसर सुफल। मतलब जो फल हमें मिलना चाहिए था वो कैसा मिला है, अच्छा मिला है, इसे हम क्या बोलते हैं, सुफल। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, ये क्वेश्चन आया है अलंकार से। अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अलंकार, रस और छंद मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने नए जो आपकी वीडियो आपको मिलेंगी, और उसमें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, मतलब आपको केवल जो आपका दी गई होंगी 4 लाइनें, और 4 लाइनों में ही मैं आपको इतना समझा दूंगा, इतनी शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा ताकि आप लाइन पढ़ो और आंसर दे देंगे। मैं अभी वही करने वाला हूं इसमें। ठीक है, वही करेंगे कि लाइन पढ़ना और आंसर खत्म। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। कौन सा अलंकार है, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमा या भ्रांति। पहले मैं चारों की बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। संदेह, संदेह का मतलब क्या होता है, एक डाउट। क्या आपको डाउट लग रहा है इसमें पढ़ने में कि देख लो साकेत नगरी के गगन से मिलने जा रही है, क्या डाउट है। उसने ऐसी कोई बात ही नहीं की है कि काश ऐसा हो गया होता, ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा है कि वो कोई डाउट वाली बात कर रहा है। संदेह में जब भी ऐसा होता है तो या का प्रयोग करते हैं, या, है ना, तो ऐसा इसमें कुछ हो नहीं रहा, तो इसका आंसर मतलब ये जो संदेह है वहां पर क्या हो गया, गलत हो गया, डाउट की बात ही नहीं हो रही है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब अति मतलब बहुत ज्यादा, अतिशय मतलब होता है बहुत ज्यादा, उक्ति मतलब होता है कथन, ऐसा कथन जो बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया गया हो। और आप देख लें कि साकेत नगरी है, मतलब अयोध्या की जो नगरी है वो इतनी भव्य है, इतनी विशाल है, इतनी ऊंची है कि जो कवि है उनको ये लग रहा है कि वो स्वर्ग से मिलने कहां जा रही है, गगन, इतनी ऊंची ऊंची है। तो फेकम फाकी तो हो रही है यहाँ पे, और जैसे ही फेकम फाकी स्टार्ट हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है उपमा अलंकार। जैसा को पता है उपमा में हम किसी न किसी की तुलना करते हैं, दो चीजों की तुलना की जाती है, मतलब एक छोटे व्यक्ति को एक बड़े व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, उसमें तुलना की जाती है। तो ये क्या हो गया आपका उपमा अलंकार। और चौथा हो गया आपका भ्रांतिमान। भ्रांति और संदेह लगभग सेम से लगते हैं जब आप इसको पढ़ेंगे। जैसे ही आप इसके आंसर पढ़ेंगे बिल्कुल से लगेगा ये तो दोनों हो रहा है। भ्रांतिमान और संदेह में क्या अंतर है, केवल एक डिफरेंस है कि आपको संदेह अलंकार में आपको या, अथवा, अन्यथा ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा, लेकिन भ्रांतिमान में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं मिलेगा। दोनों में ही डाउट होगा, दोनों के जो आंसर्स हैं उसमें डाउट होगा, लेकिन शब्दों का ध्यान रखिएगा या अथवा से मिलता है, किसमें मिलता है, संदेह में। ठीक है, तो अतिशयोक्ति आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हार्ट, नेक्स्ट है आपका रस कौन सा है, ये रस की बात कर रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, रसों में अगर हम देखें, इतना ब्रीफ में मैं आपको ले जाऊंगा जब हम पढ़ेंगे, और बिल्कुल ब्रीफ से आपको बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिकें समझाऊंगा। इसमें जो शब्द है हाट वाट कोट ओट ओटनी अगार पौर खौर 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 दौर दीनी अति अति आगे है,
आरत पुकारत संभात ना को काहू, व्याकुल जहां, देखिए शब्द मिल गया हमें, व्याकुल जहां सो तहां लोग चली भाग है। देखिए क्या होता है कि लाखों करोड़ों एग्जाम्पल एक एक रस में ही इतने होते हैं, कब तक हम उनको रट्टा मारते रहेंगे, कब तक मारेंगे, ठीक है ना। उससे बेटर ये है कि चीजों को, शब्दों को समझने का प्रयास करें कि ये कहां कहां हो सकते हैं। पहले ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन है रौद्र। क्या यहां पर कहीं भी गुस्से वाली कोई बात की जा रही है क्या? किसी को मारना, पीटना, गुस्सा करना, आंखें दिखाना, क्या यहां पर कोई बात की जा रही है? कोई बात नहीं है, यहां कहीं भी कोई बात नहीं। देखिए क्या लिखा है, व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे। जो जहां है वहीं से व्याकुल होके भागता जा रहा है। क्या यहाँ पे कहीं भी ऐसी कोई बात की जा रही है, कोई बहुत बड़ी मतलब विपदा आ गई हो किसी पे? रौद्र का मतलब ही नहीं यहाँ पर। अब आते हैं बीभत्स पे। बीभत्स का मतलब क्या होता है? घृणा। घृणा मतलब जैसे आप पढ़ेंगे ना, जैसे आप पढ़ेंगे और पढ़ते ही आपको अगर घृणा आने लगे तो ये क्या होता है? बीभत्स होता है। बस इतनी सी बात है। लेकिन क्या आपको लगा कहीं से कि आपको जब पढ़ रहे थे हाट बाट कोट ओट ओटनी अगार पौर खौर खौर दौर दीनी अति अति आगे है, ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही कि कहीं मतलब ऐसा लग रहा हो कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, नीचपन की बात कर रहे हैं या घिनौनी बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। भले आपको अर्थ ना आए, तो जब आपको शब्द में अर्थ समझ में नहीं आया कि ये चालानों को क्या अर्थ निकलता है, तो वहां पे आप शब्दों को पकड़ने का प्रयास करें। शब्दों को पकड़ेंगे, आंसर मिलेंगे। क्या मिल गया आपको? व्याकुल जहां सोता। बस मैंने तो ये लाइन इसकी पकड़ ली, जब ये लाइन पकड़ ली तो आंसर मिल गया। व्याकुल, जो जहां जैसा व्याकुल था, परेशान था, चिंतित था, वो वहीं से दौड़ पड़ा। तो यहाँ पे कहीं भी घृणा की कोई बात नहीं की जा रही है। भयानक की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, चले भाग हैं। क्यों? क्योंकि वो व्याकुल है और जो जैसा था वहीं से भाग चला। ये कैसे हैं? जो भय के कारण ये बात की जा रही है। कहाँ लगी हुई? आग लगी है, बहुत ज्यादा आग लगी। जो आग लग गई है अगर किसी जगह पे, तो लोग आगने सॉरी तो लोग क्या होते हैं? भागने लगते हैं। तो वही बात की जा रही है। तो ये शब्द क्या है हमारा? भयानक रस है। एक और है करुण रस। हाँ, हम कह सकते हैं व्याकुल जो शब्द है आपका बिल्कुल सही। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम भयानक में से लगा दिया ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन में आपका करुण रस भी है। करुण रस में भी व्याकुलता की बात कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेम के रूप में होती है। ध्यान रखिएगा, करुण रस में व्याकुलता की बात एक प्रेम के रूप में हो सकती है, लेकिन शोक के रूप में हो सकती है। लेकिन भय मतलब होता है कि लोगों का भागना होता है, वो भय के कारण होता है। इसलिए हम जो कह सकते हैं भयानक रस बिल्कुल इसका सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 19 नंबर है, इसमें पूछा गया है, फिर से इसमें पूछा गया है रस के बारे में। रस कौन सा है? देखिए, सिर पर बैठो काक, सिर पर काक बैठा, आंख दो खात निकारा। क्या कर रहा है? ये बहुत ऐसा एग्जांपल है जो काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत बार आया इस पर, और सिंपल सी बात है। सिर पर बैठा है कौन? कौवा। काक मतलब कौवा बैठा है और दोनों आंखों को खा रहा है और निकाल रहा है और खाता जा रहा है। सिंपल सी है, एक लाइन पढ़ी और उसमें क्या आ रही है? घृणा आ रही है। बस आपको ऑप्शन देखना है कि घृणा क्या मतलब होता है। करुण रस मतलब होता है दुख। दुख ठीक है, दुख होगा, पढ़ने में दुख होगा, देखने में दुख होगा, लेकिन क्या उससे ज्यादा क्या आ रही है आपको? घृणा। रौद्र, गुस्सा तो इसमें है ही नहीं कहीं भी। बीभत्स मतलब होता है घृणा। बस यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो चीजों को समझिए, शब्दों को समझिए। शब्दों, अगर आंसर नहीं मिल रहे हो तो आप शब्दों को पकड़िए और उस पर आंसर लेके आइए, मिलेगा आंसर, 100% मिलेगा। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि तुम तीन देव में को नर नारायण या कोई दो। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको अलंकार में। ऑप्शन है संदेह, अतिशयोक्ति, उपमा और उत्प्रेक्षा। बस उत्प्रेक्षा शब्द चेंज कर दिया, वहां पे भ्रांतिमान था। कि तुम तीन देव में को, ये एक प्रसंग है, रामायण में प्रसंग है। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जब जाते हैं, सुग्रीव से मिलने जा रहे होते हैं, तो सुग्रीव जी कहते हैं हनुमान जी से कि ये देख के आइए, ये दो जो हैं मनुष्य, ये कौन है, क्या है। तो जब देखा हनुमान जी ने कि ये राम लक्ष्मण जो है, उनको नहीं पता था कि राम लक्ष्मण है, उन्होंने देखा कि इतने वीर लग रहे हैं, इतने मतलब उनकी चमक इतने चेहरे पर है, तो उन्होंने बोला कि ये कौन है। वो खुद समझ में नहीं आए थे। उन्होंने क्या बोला कि तुम तीन देव में को, तुम तीनों देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, तो तुम कौन हो? नर हो, नारायण हो कि तुम दो। या तो तुम नर हो मतलब इंसान हो, या नारायण मतलब एक देवता हो, या तुम दो, या तुम दोनों हो। मैंने आपसे कहा था कि जब चीजें ऐसी आ जाएं, दो लाइनें हो या चार लाइनें हो, जिसमें अगर अर्थ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा था एक शब्द आता है या अथवा। ये शब्द ऐसे होते हैं जो संदेह अलंकार में देखने मिलते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था ये संदेह अलंकार में होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा में आपको पता है मनु मानो जनु जानो शब्द का प्रयोग होता है, यहां पे कहीं भी ऐसा प्रयोग नहीं है, तो ये क्या हुआ? गलत। उपमा में आपका सम, समान, के समान आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वो नहीं है, ये हुआ गलत। अतिशयोक्ति में होता है, इसमें फेकम फाकी होती है, कहीं भी ऐसे शब्द से नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बड़ा चढ़ाकर कोई बात की जा रही है, शब्द क्या हुआ? गलत। अब
संदेह क्यों लगाया, कुछ संदेह में क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, या तो तुम नर हो नारायण हो, या फिर कौन हो, या तुम दोनों हो। तो क्लियरिटी नहीं हो रही है, उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इनको देख करके कौन है क्या है। इस कारण से यहाँ पे क्या है, एक संदेह है, और संदेह है तो हमारा अलंकार भी कौन सा हो गया, संदेह अलंकार हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, काफी चीजें आपको पहले से क्लियर होंगी और कुछ चीजें आपने नई सीखी होंगी। इसी प्रकार से हम आपके साथ रोज ये टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लासेस की अलग से अपनी टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। और हिंदी में एक आपका अलग से जो है, इसके बाद आगे हम देखेंगे प्रोसेस में, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर के आपके पास पीडीएफ मिलेंगी और उसकी क्लासेस आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको। कमेंट कीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन, अगर आपको समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन में कमेंट कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्र बंधुओं परिचितों में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के नमस्कार।